नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास RDX पार्ट 2। वो पुलिस के हाथों में पहुंच गया तो उसे पुलिस के हाथों से निकालकर उसका गला हम काटेंगे, एक्स्ट्रा ने कहा। उस बम विस्फोट में तेरी माँ बहन नहीं, करीब 30 लोग मरे थे। वो बचेगा नहीं, उससे सबका बदला लिया जाएगा। धर्मा के कठोर चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। इंस्पेक्टर घोरपड़े से मेरी बात करा, धर्मा ने कहा। राघव ने घोरपड़े के नंबर मिलाया। फौरन बात हो गई। बोल राघव। इंस्पेक्टर घोरपड़े की आवाज़ राघव के कानों में पड़ी। धर्मा तेरे से बात करेगा। करा। राघव ने धर्मा को फ़ोन दिया। तेरी को क्या परेशानी है अगर हम पहले नवाब अंसारी पर हाथ डाल दें? धर्मा ने कहा। ऐसा मत करना। इंस्पेक्टर घोरपड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। क्यों? इंस्पेक्टर वानखेड़े शाहिद को सब कुछ बता रहा था जब मैंने उनकी बातें सुनी। उसी दौरान ऊपर से इंस्पेक्टर वरुण आ गया। उसने मुझे उनकी बातें सुनते देखा। वरुण वानखेड़े के साथ ही काम करता है। उसने वानखेड़े को अवश्य बताया होगा कि मैं बातें सुन रहा था। ऐसे में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वानखेड़े का सीधा शक मेरे पर ही जाएगा। धर्मा के दांत भींच गए। पहला मौका वानखेड़े को दो, उसके बाद तुम लोग कुछ भी करते रहना, समझ गए? धर्मा कुछ न बोला। वैसे पंगा क्या है? उसने 5 साल पहले बम विस्फोट किया था जिसमें मेरी माँ बहन मारी गई थी। ओह, सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन तुम पहले कुछ मत करना मेरी खातिर। अगर कल वो मारा गया तो? वानखेड़े को तुम जानते नहीं हो, वो खतरनाक पुलिस वाला है। उसका इरादा नवाब अंसारी को जिंदा पकड़ने का है ताकि उसके जरिए माई तक पहुंचा जा सके। ऐसे में 90% चांसेस हैं कि वो जिंदा पकड़ा जाएगा। उसके बाद तुम लोग अपनी कोशिश करके उस पर हाथ डाल सकते हो। पहला मौका वानखेड़े को दो, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, धर्मा ने कहा और फ़ोन बंद करके राघव को थमा दिया। राघव ने धर्मा और एक्स्ट्रा को देखते हुए कहा, कल हम नवाब अंसारी को नज़र में रखेंगे, पूरी तैयारी के साथ कि अगर वो पुलिस से बचे तो हम उस पर हाथ डाल सकें। जाकिर क्या कहता है? मूसा ने पूछा। 100 किलो स्मैक की डिमांड है उसकी, नंबर 1 क्वालिटी को कहता है, नवाब अंसारी ने कहा। माल रखा है, सप्लाई कर दे, वो तो पेमेंट भी कैश देता है। नवाब अंसारी ने मूसा को घूरा। मूसा इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। गलत कहा मैंने? मूसा बोला। मैं दुबई से यहाँ ड्रग सप्लाई करने आया हूँ। नवाब अंसारी की आवाज़ में उखड़े भाव आ गए। मैं तो तुम लोगों के फैसले कराने आया हूँ। माई ने इसी काम के लिए मुझे इंडिया भेजा है। ठीक है, जेठा को बोल दे, वो जाकिर को ड्रग्स दे देगा। तू बोल देना, मैं इन कामों में नहीं पड़ना चाहता। वैसे जाकिर काम का बंदा है। हाँ, तेरे दुबई से आने की खबर पाते ही कहने लगा कि तुम्हें समंदर से लाने के लिए अपनी बोट भेजेगा। मैंने बहुत मना किया पर नहीं माना। अपने आदमियों के साथ तुझे लाने को बोट भेज दी। मुझे किनारे पर ही रखा, सारा काम खुद ही निपटाया। नवाब अंसारी ने सिगरेट सुलगाई। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। सड़कों पर अभी जानलेवा भीड़ नहीं थी। मेरे आने का किस किस को पता है? नवाब अंसारी ने पूछा। मुझे, जाकिर को, बस। जेठा को नहीं बताया। वो पट्ठा, मुस्कुराया मूसा। अब तेरे को सामने देखकर हैरान हो जाएगा। नाराज होगा वो। उसे बता देता कि मैं दुबई से आ रहा हूँ। सावधानी के नाते नहीं बताया। मूसा ने गहरी सांस ली। 3 महीने पहले जोया जब दुबई से आया तो ये खबर कईयों के पास पहुंच गई थी। उसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो। हाँ, पुलिस ने उसे घेर लिया। साथ में 4 और को भी पुलिस ने मुकाबले में शूट कर दिया। इसलिए तेरे आने की खबर दबा के रखी। नवाब अंसारी ने कश लिया और बाहर देखने लगा। कार के शीशे काले थे। बाहर से भीतर देख पाना आसान नहीं था। मूसा और नवाब अंसारी की कार माटुंगा की तरफ जा रही है। पीछा कर रही कार में बैठे आदमी ने मोबाइल फ़ोन पर कहा। उन्हें कहीं भी पहुंचने की जल्दी नहीं लगती, वे आराम से कार चला रहे हैं। पीछे लगे रहो। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े की आवाज़ कानों में पड़ी। मेरा एरिया खत्म होने वाला है। आगे से दूसरी कार उस कार के पीछे होगी। दूसरी में इंस्पेक्टर वरुण होगा। हाँ, वरुण को बताओ कि कार उसके एरिया में पहुंच रही है। ओके सर, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और तेजी से नंबर मिलाने लगा।
कार ड्राइव करने वाले का पूरा ध्यान आगे जाती कार पर था। दोनों के बीच काफ़ी फासला था। हेलो वरुण, लाइन मिलते ही उसने कहा। हाँ, कार तुम्हारे इलाके में प्रवेश कर रही है, वहाँ से तुम्हारी ड्यूटी शुरू होती है। मैं तैयार हूँ। काले रंग की वैगनार है, नंबर 4040 है। आरिफ को भी नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ? नवाब अंसारी ने पूछा। नहीं, मूसा ने इनकार में सिर हिलाया और खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। सिगरेट फेंक दो, कार में धुआं भर रहा है। नवाब अंसारी ने सिगरेट बाहर फेंक दी। आरिफ को समझाना पड़ेगा कि आपस में ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए, इससे काम में फर्क पड़ता है। उसने समझना होता तो माई के फ़ोन से ही समझ जाता, जो उसने दुबई से किया था। आरिफ कहता है कि वो ड्रग्स के काम को ठीक से कर रहा था, तो जेठा को क्यों ड्रग्स का चार्ज दे दिया? माई ने ये काम कुछ सोचकर ही किया है। तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन इस बारे में मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं। मेरा काम आरिफ को शांत करना है। वो बहुत गुस्से में है, शांत नहीं होगा। हो जाएगा। ना हुआ तो? आरिफ तेज दिमाग का काम का बंदा है, उसे जाली करेंसी संभालने का काम दिया जा रहा है। ओह, इस काम को जेठा ठीक से नहीं कर सकता, परंतु आरिफ कर सकता है। तो माई ने फ़ोन पर यह बात आरिफ को क्यों न कही? कोई तो बात होगी जो माई ने ये बात फ़ोन पर नहीं कही। हर महीने 1 करोड़ की जाली करेंसी हम पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेज रहे हैं, परंतु लगभग आधी पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है। नकली नोटों को खपाने के लिए अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, और ये काम आरिफ ही कर सकता है। 1 करोड़ की जाली करेंसी तैयार करने में हमारा भी 10 लाख लगता है। आधी करेंसी का हर बार पकड़े जाने का मतलब है हमारा 5 लाख का नुकसान। माई को नुकसान पसंद नहीं। ठीक है, अब तुम्हारी बात सुनकर आरिफ शांत हो जाएगा, मूसा ने कहा। नवाब अंसारी खिड़की से बाहर देखते कह उठा। 4 साल बाद मैं हिंदुस्तान लौटा हूँ। बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है। नए नए काम हो रहे हैं। 6 महीने बाद किसी जगह पर दोबारा जाओ तो उस जगह को पहचानना कठिन हो जाता है कि क्या ये वो ही जगह है, जबकि तुम तो 4-5 साल बाद लौटे हो। नवाब अंसारी मुस्कुराया। पाकिस्तान में भी रहा, अब दुबई में ठिकाना है, परंतु जो मज़ा हिंदुस्तान में रहने का है वो कहीं नहीं। जो एक बार हिंदुस्तान में रह गया उसका मन कहीं नहीं लगेगा। पुलिस ने भागने को मजबूर कर दिया, वरना मैंने कहाँ जाना था। क्या खास है यहाँ? यहाँ के लोग, यहाँ की गलियाँ, यहाँ जो आज़ादी है वो दूसरी जगह पर नहीं। तुम नहीं समझोगे। तभी मूसा ने कार को भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे रोक दिया। यहाँ किधर? नवाब अंसारी ने मूसा को देखा। 4 दिन की शेव बड़ी हुई है, सामने दुकान है, शेव कटा लूँ? ये गलत बात है, 10 मिनट लगेंगे। नवाब अंसारी ने मुंह घुमा लिया। तुम कार में ही रहना, ना तो बाहर निकलने की कोशिश करना और ना ही शीशा नीचे करना। किसी ने देख लिया कि नवाब अंसारी हिंदुस्तान में है तो हो हल्ला पैदा हो जाएगा, मूसा ने कहा। नवाब अंसारी मुस्कुराया। क्या मैं इतना खतरनाक हूँ? उसने पूछा। मेरे ख्याल से नहीं, परंतु तुम्हारे नाम की हवा बन चुकी है। मूसा भी मुस्कुराया। इसलिए तुम खतरनाक माने जाते हो, लेकिन तुम अब मज़ेदार काम कर रहे हो। माई के धंधों का लेन देन देखते हो और उसकी दौलत संभालते हो दुबई में बैठकर। माई नहीं जानती कि उसकी दौलत कहाँ कहाँ लगी हुई है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए ईमानदार बनना पड़ता है। हाँ, तुम माई के लिए ईमानदार हो, विश्वासी हो। ऐसा बनने के लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी। नवाब अंसारी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम जाकर शेव कराओ और जल्दी लौटो। मुझे कई काम करने हैं और वापस दुबई भी जाना है। 10 मिनट में आया। मूसा निकला और सामने नजर आ रही दुकानों की तरफ बढ़ गया। सर, वरुण मोबाइल फ़ोन पर कह रहा था। मूसा नवाब अंसारी को कार में छोड़कर कहीं गया है। कार सड़क के किनारे खड़ी है। ये बहुत अच्छा मौका है उस पर हाथ डालने। गलती मत कर देना। वानखेड़े का स्वर कानों में पड़ा। क्यों? जो जगह हमने तय की है वहीं पर नवाब अंसारी पर हाथ डाला जाएगा। यूं तो वो नवाब अंसारी ही है, परंतु हमें मिली खबर गलत भी हो सकती है। उसके नवाब अंसारी होने की तस्दीक करनी है। ये कैसे होगा सर? अगले चौराहे पर इंस्पेक्टर शाहिद ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में है। वो कार को रोकेगा। ओह, इसमें गड़बड़ भी हो सकती है।
मूसा और अंसारी गोलियां चला, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब स्वाभाविक ढंग से होगा। तुम देखते रहना और पीछे रहना, ठीक है। 15 मिनट में मूसा लौटा और भीतर बैठते ही कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। चमक गया तू? नवाब अंसारी मुस्कुराया। चमकने ही गया था। मूसा हंसा। यहाँ की पुलिस का क्या हाल है? ठीक है, पुलिस वाले आते हैं और बदलकर चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं हैं। महीने भर का 1 करोड़ रुपया मुंबई पुलिस को पहुंचाया जाता है कि वो हमारे लिए परेशानियां खड़ी ना करें। पुलिस की सहायता के बिना हम काम नहीं कर सकते। वैसे इन दिनों सख्ती चल रही है, कई बार पुलिस परेशानी खड़ी कर देती है। क्यों? मुंबई में चैन लाने के लिए इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े को चार्ज दिया गया है। वो साला 2-2.5 महीनों से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कई बार हमारे माल की बड़ी खेपे पकड़ी, साले को पैसा भेजा, लेता नहीं वो। पेट बड़ा होगा, ज़्यादा पैसा भेजो। 5 करोड़ तक तो बढ़ा चुके हैं रकम। नहीं लेता? नहीं, अब सोचा है कि 5 करोड़ के साथ उसे एक बंगला भी ऑफर करेंगे। बंगला? कौन सा वाला? माहिम वाला। मुस्तफ़ा रहता है वहाँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो इंस्पेक्टर मानेगा। वो पागल। आगे देख, चौराहे पर ट्रैफिक वाला खड़ा इधर ही देख रहा है। कार चौराहे पर पहुंचती जा रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उस ट्रैफिक वाले ने उनकी कार को रुकने का इशारा किया। उसकी साथ का ट्रैफिक सिपाही सड़क पर आकर दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें रुकने का इशारा करने लगा। देख तो साला कैसे सड़क के बीच में आ गया है, मरेगा क्या? मूसा कार को धीमा करते हुए कह उठा। क्यों रुकवा रहे हैं कार को? चिंता की कोई बात नहीं, आराम से बैठो। मूसा ने कार को उनके पास ले जाकर रोका। कार का शीशा नीचे करके बोला, क्यों इंस्पेक्टर, आपको दूर से ही पता चल गया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है? ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में वो इंस्पेक्टर शाहिद ही था, वानखेड़े का असिस्टेंट। सॉरी सर, आपकी कार को रोकने की वजह शीशों पर चढ़ी काली फिल्म है, आपका चालान काटा जाएगा। कहने के साथ ही शाहिद ने नीचे हुए शीशे में से भीतर झांका, नवाब अंसारी को देखा। चालान काटने का क्यों कष्ट करता है? मूसा 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता बोला, ले रख ले। शाहिद ने मुस्कुराकर नोट लिया, जेब में डाला और पीछे हट गया। मूसा ने शीशा ऊपर किया और कार आगे बढ़ा दी। हिंदुस्तान में ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि समस्या आए तो नोट दिखा दो, काम हो जाएगा। नवाब अंसारी बोला, दुबई में तो ये सब नहीं चलता, सख्ती है वहाँ। कार के आगे बढ़ते ही इंस्पेक्टर शाहिद ने वानखेड़े को फ़ोन किया। वो नवाब अंसारी ही है। ठीक है, वो उस जगह पर पहुँचने ही वाले होंगे। मैं देखता हूँ कि कैसी तैयारी है उसे पकड़ने की। 10 मिनट बाद ही मूसा ने कार को एक मोड़ से मोड़ा। पीछे से आती कार भी उस कार के साथ मुड़ी और एकाएक उस कार की स्पीड बढ़ गई। अगले ही पल वो कार मूसा की कार के पीछे धड़ाम से जा ठुकी। मूसा और नवाब अंसारी को जोरदार झटका लगा। चंद पलों के लिए कार कंट्रोल से बाहर हुई और संभल गई। मूसा ने कार को रोका। क्या ज़रूरत है कार रोकने की? नवाब अंसारी बोला, निकल चलो। देखूं तो सही। मूसा गुस्से से भरा दरवाज़ा खोलता कह उठा, किस उल्लू के पट्टे ने ठोकी है? मूसा कार से निकलकर पीछे पहुंचा। क्यों साले, तेरे को दिखता नहीं जो तूने ठोक दिया कार को? पीछे वाली कार के आगे पीछे के शीशों पर लाल रंग का एल लगा था। उस कार की ड्राइविंग सीट पर नज़र का मोटा चश्मा लगाए एक व्यक्ति सहमा सा बैठा था। वहाँ लोग इकट्ठे होने लगे। क्यों बे, तू कार चलाने के लायक है? मूसा ने गुस्से से कहा और उसकी कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर घसीटा। गलती हो गई जनाब, मैं। तभी मूसा का थप्पड़ उसके गाल पर जा पड़ा। वो व्यक्ति चीखता हुआ नीचे जा गिरा। और मारो साले को। इकट्ठी होती भीड़ में एक व्यक्ति बोला, यही लोग सड़कों पर एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। कार चलानी सीखनी है तो जंगल में जाएं। किसी साइकिल वाले को ठोका होता तो वो कब का मर गया होता। मूसा पुनः उस व्यक्ति पर झपटा। नवाब अंसारी मूसा की हरकत पर उखड़ गया था। उसके ख्याल से टक्कर के बाद भी मूसा को नहीं रुकना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। खामखा इस तरह उतरकर झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? वो अभी अभी दुबई से इंडिया पहुंचा है। यहाँ की पुलिस को उसकी ज़रूरत है। वो कभी भी पुलिस की नज़रों में। तभी उसकी तरफ का दरवाज़ा किसी ने खोला। नवाब अंसारी मन ही मन सतर्क होते संभल गया। आपकी कार का तो पीछे से बुरा हाल हो गया। दरवाज़ा खोलने वाले
35 बरस के व्यक्ति ने कहा। नवाब अंसारी ने मुस्कुराने की थोड़ी सी चेष्टा की। बुरा हुआ आपके साथ। कोई बात नहीं, नवाब अंसारी इतना ही कह सका। ठीक इसी पल उस व्यक्ति को पकड़कर किसी ने पीछे खींचा और अब जो दिखा वो इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े था। नवाब अंसारी उसे देखते ही सतर्क हुआ। उसने पुलिस वाले की सूरत पहचान ली थी, जबकि वानखेड़े के जिस्म पर सादे कपड़े थे। वानखेड़े ने बेहद शांत भाव से उसे देखा और जेब में हाथ डाला। नवाब अंसारी का हाथ तेजी से जेब में पड़ी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। तब तक वानखेड़े फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर नवाब अंसारी की छाती पर रख चुका था। नवाब अंसारी का जेब में पहुंच चुका हाथ ठिठका। नवाब अंसारी, वानखेड़े शांत स्वर में बोला। आशा है दुबई से इंडिया का सफ़र आराम दे रहा होगा। नवाब अंसारी के दांत पिंच गए। तभी दूसरी तरफ का ड्राइविंग डोर खोलकर कोई भीतर आ बैठा। इसकी जेब से रिवॉल्वर निकालो, वानखेड़े ने कहा। उस व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली। ठीक इसी वक्त दो आदमी पीछे वाली सीटों पर आ बैठे। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। नवाब अंसारी समझ चुका था कि पुलिस के पास उसके आने की खबर थी। उसका पीछा किया जा रहा था और टक्कर जानबूझकर उन्हें रोकने के लिए मारी गई। वो फंस चुका था। कौन हो तुम? नवाब अंसारी ने पूछा। वानखेड़े, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। नवाब अंसारी वानखेड़े को देखने लगा। तुम घिर चुके हो और अब पुलिस की गिरफ्त में। तभी एक आदमी का तेज स्वर उन्हें सुनाई दिया। सर, मूसा भाग गया। वो जाने दो उसे, वानखेड़े बोला। वो हमारे लिए समस्या नहीं है। हमें इस वक्त नवाब अंसारी चाहिए था और वो मिल गया। छोड़ दो मुझे, नवाब अंसारी बोला। मैं तुम्हें अभी दौलत से भर दूंगा। मुझे मत भूल जाइयो। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी कह उठा। तुम्हें भी, सबको दौलत से उस तरफ सरक, भीतर बैठने दे, वानखेड़े बोला। मान जाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत। वानखेड़े ने उसे जबरदस्ती कुछ परे सरकाया और उसके साथ बैठते हुए दरवाजा बंद कर लिया। नवाब अंसारी पूरी तरह फंस चुका था। सोच लो, मुझे पकड़ने से तुम्हें जरा सी वाहवाही मिलेगी और छोड़ने पर ढेर सारी दौलत। जुबान बंद करके बैठा रहे, वरना गोली अंदर डाल दूंगा, वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। माई से तुम्हें डर नहीं लगता? नवाब अंसारी बोला। नहीं, तुम जैसे लोगों को माई से डर लगता होगा। माई तो दुबई में जा बैठी है हमसे डरकर। चलो। और कार आगे बढ़ गई। नवाब अंसारी पकड़ा गया था। धर्मा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैलती चली गई। वो मोड़ पर ही कार रोके खड़ा था। मूसा को उसने भागते देखा था, जो कि गोली की तरह जाने कहां गायब हो गया था। नवाब अंसारी को उसी कार में घेर लिया गया था। तभी पास में एक और कार आकर रुकी। इसमें से राघव और एक्स्ट्रा निकलकर उसके पास पहुंचे। क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा ने पूछा। नवाब अंसारी पकड़ा गया। धर्मा खतरनाक अंदाज में मुस्कुराकर कह उठा। मुझे डर था कि कहीं इंस्पेक्टर वानखेड़े उसे गोलियों से न भून दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वानखेड़े ने बहुत अच्छी तरह उसे घेरा। उसके साथ मूसा था? वो भाग गया। एक्स्ट्रा भी मुस्कुराया। राघव आगे वाली कार को देख रहा था, जो कि चलने की तैयारी में लग रही थी। अब हम नवाब अंसारी पर हाथ डाल सकते हैं, राघव बोला। क्या इस समय उन पर हाथ डालना ठीक होगा? एक्स्ट्रा ने दोनों को देखा। RDX की नजरें मिली। नवाब अंसारी को घेरे वानखेड़े और उसके साथी इस वक्त तैयार हुए पड़े हैं। वे नवाब अंसारी को हमारे हवाले नहीं करेंगे, बल्कि वे हमसे मुकाबला करेंगे और ये सोचेंगे कि हम नवाब अंसारी के साथी हैं, धर्मा बोला। पुलिस वालों पर गोली चलाना ठीक नहीं होगा, एक्स्ट्रा ने कहा। हमें ये देखना चाहिए कि नवाब अंसारी को ये लोग कहाँ ले जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। वो कार आगे चल पड़ी है, राघव ने कहा। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, धर्मा बोला। हम तेरे पीछे हैं, एक्स्ट्रा ने कहा और राघव के साथ पीछे खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। धर्मा ने अपनी कार उस कार के पीछे लगा दी। नवाब अंसारी को लिए वो कार पुलिस हेडक्वार्टर में प्रवेश कर गई थी। धर्मा ने अपनी कार बाहर ही सड़क के किनारे रोकी और इंजन बंद कर दिया। तभी पीछे राघव और एक्स्ट्रा की कार रुकी। धर्मा कार से बाहर निकला और उन दोनों के पास पहुंचा। वो नवाब अंसारी को लिए पुलिस हेडक्वार्टर में ले गए हैं, धर्मा ने कहा। फिर तो ये पक्का है कि वानखेड़े उसे हेडक्वार्टर के लॉकअप में ही रखेगा। कोई ज़रूरी नहीं, वो उसे यहाँ से कहीं और भी ले जा सकते हैं। RDX की नजरें मिली।
अगर वे नवाब अंसारी को लेकर अब सड़क पर निकलते हैं तो हम नवाब अंसारी को उनसे छीन लेंगे। पुलिस वालों के हाथों से नवाब अंसारी को छीनना आसान नहीं, तगड़ी गोलियां चल सकती हैं। हमें हर हाल में नवाब अंसारी चाहिए। हम जितना सब्र कर सकते थे कर लिया। बात तो ठीक है, हमें पता करना चाहिए कि वे भीतर नवाब अंसारी के साथ क्या कर रहे हैं, वानखेड़े का क्या प्रोग्राम है। ऐसा न हो कि हम यहाँ खड़े रहें और वे लोग नवाब अंसारी को दूसरी कार में लेकर यहाँ से निकल जाएं। ये इसने ठीक कहा। मैं अभी घोरपड़े से बात करता हूँ। कहते हुए राघव ने फोन निकाला और नंबर मिलाया। घोरपड़े से बात हुई। कहो। घोरपड़े की आवाज कानों में पड़ी। क्या रहा नवाब अंसारी का? वानखेड़े उसे पकड़ पाया कि नहीं? नवाब अंसारी को वानखेड़े ने पकड़ लिया। मुझे भी यही लगता था कि वानखेड़े उसे पकड़ लेगा। घोरपड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। वो उसे लेकर हेडक्वार्टर आया है। हाँ, हमें बता कि वानखेड़े अब क्या करेगा। उसने नवाब अंसारी को कहाँ रखा है? मैं बताऊं? हाँ, तुम मुझसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हो। इंस्पेक्टर घोरपड़े की आवाज कानों में पड़ी। मेहनत कर, मेहनताना पूरा मिलेगा। ठीक है, पता करने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? हेडक्वार्टर के बाहर। जल्दी बता हमें, राघव ने कहा और फोन बंद कर दिया। नवाब अंसारी हमारा शिकार है, एक्स्ट्रा ने सख्त स्वर में कहा। उसे हम ही करेंगे। पुलिस के हाथों से उसे हर हाल में निकालना है। 1 घंटे बाद राघव का फोन बजा। बोल। राघव ने बात की। इतना पता लगा है कि वानखेड़े किसी को लाया है और शाफ्ट वाले लॉकअप में रखा है। घोरपड़े की आवाज आई। शाफ्ट वाले लॉकअप? मैं समझा नहीं। राघव बोला। जैसे लिफ्ट होती है। हाँ, वैसे ही ऊपर नीचे 2 लॉकअप जुड़े हुए हैं। नीचे वाले लॉकअप में कैदी को डालकर 2 बटनों के खास क्रम को दबाकर उस लॉकअप को नीचे शाफ्ट में भेज दिया जाता है और वहां पर उसके ऊपर का खाली लॉकअप नजर आने लगता है। ये कोई नया सिस्टम है लॉकअप का? पुराना है। खतरनाक अपराधियों को वहां रखा जाता है। उन 2 बटनों के नंबर क्या हैं? पता नहीं। सीधी तरह जवाब दे। सीधी तरह ही बता रहा हूँ। लॉकअप के बाहर वाली गैलरी में करीब 35 नंबरों के बटनों वाली प्लेट लगी हुई है। इनमें से कोई भी पुलिस वाला अपने अपराधी को उस लॉकअप में रखने के लिए 2 नंबरों को चुन सकता है। ऐसे में वे 2 नंबर उसी पुलिस वाले को पता होते हैं, दूसरे को नहीं। इंस्पेक्टर घोरपड़े की आवाज कानों में पड़ रही थी। प्लेट में 35 बटन है। क्रमवार कौन से 2 बटन दबाने पर शाफ्ट वाला लॉकअप ऊपर आएगा, उन बटनों को तलाश कर पाना असंभव है। तेरे लिए भी? हाँ, मेरे लिए भी। तुम करना क्या चाहते हो? क्या तेरे को पता नहीं? नवाब अंसारी पर हाथ डालना है। हाँ, उसे वहां से निकालकर हरामी को तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारना है। राघव ने दांत भींचकर कहा। घोरपड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मरोगे। पुलिस हेडक्वार्टर से किसी को निकालना मजाक समझते हो? नहीं, मजाक नहीं है, जानता हूँ, लेकिन नवाब अंसारी हमारा शिकार है। मेरी मानो तो पुलिस हेडक्वार्टर में गड़बड़ करने की मत सोचना। मत सोचूं? राघव की आंखों में दरिंदगी उभरी। ना, जानता है हमें? घोरपड़े की आवाज ना आई। RDX कहते हैं हमें। जहां पांव रख दें वहीं तबाही मच जाती है। हमसे टकराना खेल नहीं। जानता हूं, परंतु पुलिस से टकराकर कोई जीत नहीं सका। तुम लोग वहां से नवाब अंसारी को निकालोगे, पुलिस से टकराना पड़ेगा, और पुलिस से टकराना महंगा सौदा होता है राघव। मैं तुम्हें गलत सलाह नहीं दे रहा। हमारे पास काम करने के बहुत ढंग हैं। जैसे पुलिस से टकराए बिना भी हम अपना काम कर सकते हैं। ये संभव नहीं हेडक्वार्टर में। हमारे लिए संभव है। तुम लोग जो भी करो, मेरे से सहायता की आशा मत रखना। घोरपड़े ने जान छुड़ाने वाले स्वर में कहा। मरेगा तू। क्या साले, तूने हमारे काम को मना किया तो नवाब अंसारी को भूलकर पहले तेरे को ठिकाने लगाएंगे। मैं तो तुम्हारे काम आता हूँ और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। घोरपड़े का घबराया स्वर उसके कानों में पड़ा। अब मौके पर तू काम से पीछे हट रहा है। मत भूल कि नवाब अंसारी को हम ले उड़ते, परंतु तेरी बात मानी और पहला मौका वानखेड़े को दिया। अब तू हमारे काम आने से पीछे हटा तो मैं फंस जाऊंगा आगे तुम्हारे काम आकर। नहीं फंसेगा, हमारी गारंटी। ये बता, नवाब अंसारी को कैसे हासिल करे? मैं नहीं जानता। नहीं कर पाओगे। शाफ्ट वाले लॉकअप तक तभी पहुंचा जा सकता है जब 2 नंबरों वाला वो कॉम्बिनेशन पता हो
जो वानखेड़े ने उस लॉकअप पर लागू किया है और वो पता नहीं चल सकता। वानखेड़े के साथियों से पता करो। पागल हो क्या, मुझे फंसवा के रहोगे? वानखेड़े कितने में बिकेगा? वो बिकने वाला पुलिसिया नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये ही है, मेरी बात का विश्वास करो। वानखेड़े तो मुझ जैसे के लिए मिसाल है। तुम मुझे 100 बार खरीद सकते हो, परंतु वानखेड़े को नहीं। वो इंस्पेक्टर इसलिए है कि उसे फील्ड में काम करना पसंद है, वरना उसे इतनी बार तरक्की दी गई कि अब तक वो ऊपर की जाने कौन सी कुर्सी पर बैठा होता। वानखेड़े बहुत खास है। राघव के होठ सिकुड़े। धर्मा और एक्स्ट्रा की नजरें उस पर थी। सुन, हम बाहर ही हैं। वानखेड़े जब बाहर निकले तो हमें खबर कर देना। तुम क्या करोगे? वानखेड़े से मिलना पड़ेगा। नई मुसीबत खड़ी करोगे? तू मस्त रह, तेरे को कुछ नहीं होगा। हमें खबर करना कि वो कब बाहर आने वाला है, राघव ने कहा और फोन बंद कर दिया। राघव ने दोनों को घोरपड़े की कही बात बताई। कोशिश करने पर शार्ट वाले लॉकअप का नंबर पता किया जा सकता है, धर्मा कह उठा। घोरपड़े इनकार कर रहा है तो काम यकीनन असंभव ही होगा, राघव बोला। घोरपड़े ठीक कहता है। अगर 35 नंबरों में से किन्हीं 2 नंबर वानखेड़े ने सेट किए शाफ्ट वाले लॉकर को ऊपर लाने के लिए, तो वो नंबर उसके साथियों को ही पता होंगे और उनसे घोरपड़े मालूम नहीं कर सकता। नवाब अंसारी वानखेड़े के अंडर है, धर्मा ने सोच भरे स्वर में कहा। तो उस पर हाथ कैसे डालोगे? हम वानखेड़े पर हाथ डालेंगे, राघव बोला। वानखेड़े? हाँ, घोरपड़े कहता है कि वो बिकने वाला नहीं है। देखते हैं, वानखेड़े से बात करेंगे कि वो बिकता है कि नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? साला बिकेगा, धर्मा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। जब वो हाथ आएगा तो पता चलेगा। हम वानखेड़े के बाहर आने का इंतजार करेंगे। घोरपड़े हमें बताएगा कि वह कब बाहर आने वाला है, राघव बोला। हमें नवाब अंसारी पर वानखेड़े से पहले ही हाथ डाल देना चाहिए था। अब मुश्किल बढ़ गई है। तब कुछ करते तो घोरपड़े फंसता। वो हमारा खास खबरी है पुलिस में। साला घोरपड़े, धर्मा कड़वे स्वर में बड़बड़ा उठा। जेठा ने कहर भरी निगाहों से मूसा को देखा। मूसा बेचैन, परेशान और उसके चेहरे का रंग फक था। वहां जेठा के 2 आदमी भी मौजूद थे। तो नवाब अंसारी को पहुंचा दिया पुलिस के हाथों में, वो खा जाने वाले स्वर में बोला। मैंने उसे पुलिस के हाथों में नहीं पहुंचाया, मूसा व्याकुल सा कह उठा। तूने ही उसे पुलिस के हाथों में? साले, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मूसा गला फाड़कर गुस्से से चीखा। जेठा हंसकर कह उठा। चिल्ला मत, नवाब अंसारी को पुलिस के हाथों में पहुंचाने की वजह तू ही बना है। अगर तूने मुझे बता दिया होता कि नवाब अंसारी आ रहा है तो मैं उसे लाने के पक्के इंतजाम करता। वो तो मैं भी कर सकता था, तो किए क्यों नहीं? जोया की बारी तगड़े इंतजाम थे, पुलिस से मुकाबला हुआ, कई मरे। मैं नहीं चाहता था कि इस बार भी ऐसा हो। मैंने सोचा कि किसी को नहीं पता नवाब अंसारी आ रहा है, इसलिए उसे खामोशी से ठिकाने तक ले आऊंगा। नतीजा तेरे सामने है। मूसा ने दांत भींचकर अपना हाथ हवा में लहराया। और तूने नवाब अंसारी को बचाने की कोशिश भी नहीं की? क्या कोशिश करता? वहां से भाग आया वो। मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस ने पहले ही उस जगह पर जाल बिछा रखा था। मेरे ख्याल से पुलिस के पास नवाब अंसारी के आने की खबर थी। वे शुरू से ही पीछा कर रहे थे। जब मैं पीछे वाली कार वाले के साथ उलझा हुआ था, तब मेरी निगाह इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े पर पड़ी, जो उस वक्त कार का दरवाजा खोले नवाब अंसारी से बात कर रहा था। तभी मैंने 2 लोगों को रिवॉल्वर थामे पीछे की सीट पर बैठते देखा। ड्राइविंग सीट पर पहले से ही कोई बैठ चुका था। मैं समझ गया कि ये सब पुलिस का किया धरा है। ऐसे में मैं कैसे बचाता उसे? गोली चलाता तो उसे लग जाती। और तू बचकर भाग निकला, जेठा कड़वे स्वर में बोला। तो क्या अपनी गिरफ्तारी दे देता? मूसा पुनः चीखा। लगता तो है जैसे तूने खुद ही नवाब अंसारी को पुलिस के सामने पेश किया हो। मूसा का शरीर क्रोध से कांपा और उसने रिवॉल्वर निकाल ली, नाल जेठा की तरफ कर दी। हरामजादे, मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू मुझे गद्दार कहता है? मूसा की आंखें सुर्ख हो गई थी। जेठा मूसा को देखता रहा। बोल, मैं गद्दार नहीं हूँ, बोल, नहीं तो। मैंने तुझे गद्दार नहीं कहा, जेठा गंभीर स्वर में बोला। तो तू कुत्ता है। कुत्ता चलेगा लेकिन गद्दार नहीं, मूसा गुर्राया। नवाब अंसारी के आने का किसको पता था? जाकिर को, मेरे को। किसी और को भी पता नहीं?
इस बार मैंने बहुत ज़्यादा सावधानी बरती थी। मूसा रिवॉल्वर नीचे करता कह उठा। तो पुलिस को किसने खबर दी दुबई से नवाब अंसारी के आने की? दोनों की नजरें मिली। देर तक उनके बीच खामोशी रही। पवन कुमार वानखेड़े कैसे जान गया कि नवाब अंसारी समुद्र तट के कौन से हिस्से पर पहुंचेगा और वो पीछे लग गया? मूसा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कैसे खबर निकली बाहर? मैं नहीं जानता। जाकिर के बारे में तेरा क्या विचार है? जेठा सोच भरे स्वर में बोला। मैं नहीं समझता कि जाकिर गलत काम करेगा। मुझे भी नहीं लगता कि जाकिर धोखेबाज है। कहीं तूने अपनी माशुका से बात की हो? नहीं। मूसा ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली। देख मूसा, इस तरह काम नहीं चलेगा। ये बात तो तय है कि खबर तेरे से ही बाहर गई है, जाकिर से नहीं। वो हरामी गद्दार कौन है जो हम लोगों की खबरें पुलिस को दे रहा है? पहले उसे ढूंढना जरूरी है। मूसा ने आंखें खोली। माई को जवाब देना है, मूसा बोला। दुबई फोन लगा। ये काम तेरा है। मेरी हिम्मत साथ नहीं दे रही, मूसा बोला। तू माई से बात कर। मैं कभी नहीं। तेरी गलती है, तू भुगत। अगर तूने नवाब अंसारी के बारे में मुझे बताया होता तो मैं भी जिम्मेवार होता। मुझे तो अभी भी हैरानी होती है कि तू नवाब अंसारी को अपने साथ अकेला ला रहा था, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। और मैंने समझा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तूने देख ही लिया कि तूने कितना अच्छा किया। मेरे ख्याल से तो तू नवाब अंसारी को अचानक मेरे सामने खड़ा करके मुझे हैरान कर देना चाहता होगा कि देख मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है। अब मेरी छाती पर बहादुरी का तमगा लगा। तेरे जैसे सयाने लोग कीचड़ में ही गिरते हैं। देख तो अपनी हालत। कम से कम जाकिर के आदमियों को ही अपने साथ ले लेता। जाकिर तो कह रहा था, परंतु मैंने मना कर दिया। मूसा अपने को संभालने की कोशिश में था। बहुत अच्छा किया। माई को फोन कर और बता कि नवाब अंसारी पुलिस के हाथों में है। मूसा जेठा को देखने लगा सोचता क्या है। तभी मूसा का फोन बजने लगा। मूसा ने फुर्ती से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। दुबई उसके होठों से निकला। माई का फोन तो नहीं? जेठा संभला। मूसा ने कॉलिंग स्विच दबाया और फोन कान से लगाया। हेलो मूसा। मूसा के शरीर में से बिजली की तरंगें गुजरती चली गई। माई की आवाज ही थी जो कानों में पड़ी थी। माई। मूसा के होठों से घबराहट भरा स्वर निकला। नवाब अंसारी को तूने पुलिस के हाथों में दे दिया है? नहीं माई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मूसा को अपनी जान निकलती लगी। तो घबरा क्यों रहा है? आराम से बात कर। माई का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। मूसा ने चैन की लंबी सांस ली। आपको कैसे पता चला माई? मेरी खबर मुझे फौरन मिल जाती है, बेशक कोई भी दे। जो भी हुआ मेरी गलती से हुआ। क्या हुआ था? पूरी बात बता। मूसा ने सब कुछ बताया। बुरा हुआ। माई की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ माई, नवाब अंसारी मेरी रीढ़ की हड्डी की तरह है। मेरी दौलत को संभालता ही नहीं, आगे भी लगाता है। दुनिया के कई देशों में मेरा पैसा लगा हुआ है। वो सारा हिसाब किताब उसे ही पता है। उसके बिना मेरे सारे काम रुक जाएंगे। मूसा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। कुछ कर मूसा। हाँ, आज करूँगा। कौन संभाल रहा है नवाब अंसारी का केस? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। जो मांगता है दे दो, नवाब अंसारी को छुड़ा। टेढ़ा है वानखेड़े माई। 5 करोड़ उसके बिकने की कीमत लगाई जा चुकी है, परंतु नहीं मानता। कीमत बढ़ा, तब तक बढ़ा जब तक कि मान न जाए। कोशिश करता हूँ। मुझे नवाब अंसारी चाहिए। माई, अगर उसने मुंह खोल दिया तो? वो नवाब अंसारी है, मूसा नहीं है कि फंसने पर मुंह खोल दे। माई, मैंने कब मुंह खोला? मैंने उदाहरण दिया है मूसा। एक बात कहूँ माई, नवाब अंसारी को इंडिया नहीं आने देना था। वो आपके खास काम देखता है। मैंने रोका था उसे, परंतु उसका मन इंडिया घूमने का था। कहने लगा था आरिफ को समझा भी आएगा। अब तू कुछ कर। नवाब अंसारी को पुलिस के हाथों से निकाल। इस काम में बाकी सब तेरे साथ हैं, परंतु काम हो जाना चाहिए। हाँ, मैं करूँगा। नवाब अंसारी को आज़ाद करा के रहूँगा। जल्दी। माई की आवाज़ कानों में पड़ी। जल्दी ही करूँगा माई। उधर से माई ने फ़ोन बंद कर दिया। जेठा मूसा को ही देख रहा था। मूसा गहरी गहरी सांसें लेता रहा। क्या हुआ? पूछा जेठा ने। नवाब अंसारी को निकालना है। कौन निकालेगा? माई ने यह काम मुझे करने को कहा है। मूसा ने गुस्से से गर्दन हिलाई। कर?
बड़े झंझट का काम है ये, कैसे करेगा? इंस्पेक्टर वानखेड़े को पकड़ना है, मूसा ने खा जाने वाले स्वर में कहा। देखता हूँ साला कैसे लाइन पर नहीं आता। उस पर भरोसा मत करना मूसा, वो पक्का पुलिसिया है। देखूंगा हरामी को, तू अपने बंदे तैयार कर, वानखेड़े को उठवाना है। पुलिस हेडक्वार्टर के लॉकअप में था नवाब अंसारी। लाने के बाद उसे सीधा लॉकअप में बंद कर दिया गया था। नवाब अंसारी का चेहरा शांत था। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह से परेशान है। ये बात जरूर थी कि उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो पुलिस के हाथों में पड़ गया है। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े इंस्पेक्टर शाहिद के साथ उसके पास पहुंचा। नवाब अंसारी वानखेड़े को देखने लगा। मैं पवन कुमार वानखेड़े इंस्पेक्टर हूँ, वानखेड़े बोला। जानता हूँ, तुम बता चुके हो। नवाब अंसारी मुस्कुराया। ये मेरा असिस्टेंट इंस्पेक्टर शाहिद खान। मिलकर खुशी हुई। तुम अब हम दोनों की कस्टडी में ही रहोगे। नवाब अंसारी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। 4-5 साल पहले तुम इंडिया से दुबई खिसक गए थे। उस वक्त अगर न भागते तो अब जेल में होते। ये पुरानी बातें हैं। मैं एक बार तुम्हारे लिए दुबई भी गया था, मालूम है। खबर मिल गई थी मुझे, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ नहीं आया। नवाब अंसारी ने कहा। अब तुम पकड़े गए, बुरा वक्त था। तो तुम्हें पहले से ही मेरे आने की खबर थी? हाँ। कहाँ से ली खबर? मेरे अपने सोर्स हैं। बताओगे नहीं? नहीं, अपनी बातें मैं किसी से नहीं करता। इतना बता दो कि क्या हमारे आदमी ने खबर दी? हाँ, तुम्हारे आदमी ही खबर देंगे, वरना बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उस हरामी का नाम नहीं बताओगे? नहीं, अब तो मैं तुम्हारी कैद में हूँ, तुम्हें बता देना चाहिए। नवाब अंसारी मुस्कुरा पड़ा। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। एक मुझे भी दो। शाहिद ने उसे सिगरेट दी और सुलगा दी। मुझे आशा है कि तुम हमें सहयोग दोगे, वानखेड़े बोला। नवाब अंसारी ने कश लिया। हमें सहयोग देने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, शाहिद ने कहा। ये तो तुम भी जानते हो कि अपने काम की जानकारी तुम्हारे मुंह से निकलवा ही लेंगे, फिर क्यों ना खुशी खुशी ये काम किया जाए। नवाब अंसारी पुनः मुस्कुराया। वानखेड़े कह उठा। तुम कई बम ब्लास्ट और ड्रग्स के धंधे के मुजरिम हो, इसके सारे सबूत हैं हमारे पास। अब ये तो स्पष्ट है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी। अगर तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाएगी। राह आसान? नवाब अंसारी ने वानखेड़े को देखा। हाँ, तुम्हारे पर हल्के चार्ज लगाए जाएंगे कि तुम्हें कम सजा मिले और जेल में भी तुम्हें आराम रहे। इस नरमी का धन्यवाद, लेकिन ये तब होगा जबकि तुम हमें सहयोग दो, माई के बारे में अपना मुंह खोल दो। नवाब अंसारी ने कश लिया। मैं जानता हूँ कि तुम माई के सबसे खास आदमी हो, उसकी दौलत संभालते हो और विदेशों में प्रॉफिट की जगह पर उस दौलत को लगाते भी हो। सारा हिसाब तुम्हारे पास है। क्यों, मैंने गलत कहा क्या? ठीक कहा। इंडिया में माई के कौन कौन से ठिकाने हैं, किन किन लोगों से उसकी डीलिंग रहती है, कौन कौन से लोग उससे ड्रग्स लेते हैं, ऐसी सब बातें तुम जानते हो। जानता हूँ। और क्या जानते हो? माई जब हिंदुस्तान आती है तो कहाँ कहाँ ठहरती है, किन लोगों से मिलती है? माई इंडिया आती है? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। अक्सर साल 6 महीने में उसका एक चक्कर तो लग ही जाता है। खूब, तो तुम सब बताने को तैयार हो? बयान लेने की तैयारी करूं? वानखेड़े ने उसे देखा। मैं कोई बयान नहीं दूंगा। यानी कि मुंह नहीं खोलोगे? नहीं, तुम मेरे से कुछ भी नहीं जान सकते। ऐसा मत कहो नवाब अंसारी, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। कभी नहीं, तुम अपना मुंह खोलोगे। शाहिद खान गुर्रा उठा। क्यों बेकार में अपना वक्त खराब कर रहे हो? हमें मुंह खुलवाना भी आता है नवाब अंसारी। मुझ पर किसी भी तरह की आजमाइश करना बेकार है। बेशक कोशिश कर लो। तुम जैसे घोड़े अक्सर हमारे अस्तबल में आ जाते हैं, और जब भी नया घोड़ा अस्तबल में आता है तो वह कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करता है। कुछ वक्त के बाद उसे समझ आ जाती है कि उछल कूद का कोई फ़ायदा नहीं है। नवाब अंसारी मुस्कुराया। हमें बहुत से ऐसे ढंग आते हैं मुंह खुलवाने के कि तुमने उस बारे में कभी सोचा भी ना होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नुकसान जल्दी ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा, वानखेड़े ने कहा। सुना है तुम अपने लोगों में कोई फैसला कराने आए हो? खूब, ये बात भी तुम्हें पता है। किसका फैसला कराने आए हो तुम? बेकार के सवाल मत करो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। इतना ज़रूर कहूँगा
कि अब तुम अपना ख्याल रखना। वो कैसे? मुझ पर हाथ डालकर तुमने माई की गर्दन पर हाथ डाला है। माई तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचो। मेरी चिंता माई करेगी। बहुत जल्द मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा इंस्पेक्टर वानखेड़े। भूल में हो, ये काम माई करेगी। माई को मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बिना उसे अरबों का नुकसान हो जाएगा और मेरे जैसा खास बंदा माई को फिर नहीं मिलेगा। मेरी ज़रूरत है उसे। मेरे बिना माई उदास हो जाएगी। नवाब अंसारी हौले से हंस पड़ा। वानखेड़े के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। जानते हो तुम कहाँ पर हो? पुलिस हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल के लॉकअप पे। कहने को तुम 5वीं मंजिल के लॉकअप में हो, परंतु असल में 4थी मंजिल पर हो। क्या मतलब? 5वीं मंजिल के लॉकअप के एक कमरे से 4थी मंजिल तक एक शाफ्ट जाती है, जिसमें कमरा लिफ्ट की तरह काम करता है। तेरे जैसे हरामियों के लिए ये इंतजाम कर रखा है। तेरे को 5वीं मंजिल के लॉकअप में रखा और लिफ्ट नुमा लॉकअप को बटन दबाकर नीचे भेज दिया। ये कमरा नीचे आया तो ऊपर हुई खाली जगह पर एक अन्य लॉकअप आ गया। यानी कि तू इस वक्त लिफ्ट नुमा कमरे में शाफ्ट में लटका हुआ है। ऐसा इंतज़ाम हम तब इस्तेमाल में लाते हैं जब तेरे जैसा बड़ा मुर्गा हाथ में आता है और उसकी गिरफ्तारी गुप्त रखनी होती है। यहाँ से तू बाहर नहीं निकल सकता और माई का कोई 30 मार खां तुझे बाहर नहीं निकाल सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले। नवाब अंसारी के होठ सिकुड़े। अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा। कमरा ऊपर नीचे करने के लिए कंट्रोल कहाँ से होता है? इसके स्विच बाहर गैलरी में है, परंतु हर कोई उन स्विचों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बोर्ड पर 35-40 स्विच लगे हैं और उनमें से 2 खास स्विच एक साथ दबाने पड़ते हैं। तेरा कमरा ऊपर लाने के लिए और फिर नीचे भेजने के लिए एक साथ 2 अन्य स्विच दबाने पड़ते हैं। यानी कि बाहरी बंदे के लिए ये सब कर पाना असंभव है। सच में? नवाब अंसारी ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। इस वक्त ये कमरा ऊपर है या नीचे? नीचे। मेरा आदमी उसी स्विच बोर्ड के पास मौजूद है। उसे मैं फ़ोन करूंगा तो वो स्विच दबाकर ये कमरा ऊपर ले आएगा। हम बाहर चले जाएंगे और इस कमरे को फिर से शाफ्ट से भेज देंगे। स्विचों का सिस्टम तो कईयों को पता होगा, चंद लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। नवाब अंसारी गंभीर नजर आने लगा। कोई तुझे लेने के लिए यहाँ तक पहुँच भी जाता है तो उसे नहीं मिलेगा। वो आने वाला सोच भी नहीं सकता कि तू लॉकअप के नीचे है, गुप्त लॉकअप में है जो शाफ्ट में है। यहाँ 4 लॉकअप है। आने वाला चारों लॉकअप में फेरा लगाकर वापस चला जाएगा। मान लो उसे शाफ्ट वाले सिस्टम का पता भी हो और वो स्विच बोर्ड के पास जा पहुँचे, तो उसे नहीं पता होगा कि तुम्हारा लॉकअप ऊपर लाने के लिए कौन से 2 स्विच एक साथ दबाने हैं। मानना पड़ेगा। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे कि माई का कोई 30 मार खां तुझे यहाँ से ले जाएगा। तेरी गिरफ्तारी अभी जाहिर नहीं की गई। मेरे ऑफिसर के अलावा कोई नहीं जानता कि तू यहाँ है। तेरे को कोर्ट में पेश करने का भी झंझट नहीं। अब तू मुंह खोलेगा, बयान देगा, सब ठीक दिखेगा तो तब प्रेस वालों को तेरी गिरफ्तारी की खबर दी जाएगी। ये तो तुम कानून को हाथ में ले रहे हो। कानून को हाथ में लेकर ही तेरे जैसों से निपटा जा सकता है। यानी कि तेरे को मुंह खोलना होगा, सारा सच उगलना होगा, भीतर का सारा मामला बाहर करना होगा। हमसे दोस्ती कर, सहयोग कर, फिर तेरे मजे ही मजे हैं। मैं बिना मजे के ही ठीक हूँ। इंस्पेक्टर शाहिद कड़वे स्वर में कह उठा। ये सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। नया घोड़ा है अस्तबल का, धीरे धीरे नखरे छोड़ देगा। तुम देखना, ये खुद मुंह खोलने को कहेगा। वो कैसे? जब महीनों यहीं पड़ा रहेगा तो मुंह खोलेगा, सब कुछ बताएगा। डंडा नहीं चढ़ाना। वो भी चढ़ेगा। वानखेड़े ने सिर हिलाया। लेकिन पहले प्यार से बातें करना भी ज़रूरी है। इसे ये शिकायत न रहे कि हमने इसे समझाया नहीं। इसे जब खाना देने आए तो बताना शेट्टी का क्या हुआ। हमारे टॉर्चर एक्सपर्ट के डंडा चढ़ाने पर भी जब उसने मुंह नहीं खोला तो गुस्से में उसने शेट्टी के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। हमने उस टॉर्चर एक्सपर्ट को समझा दिया है कि कोई मुंह न खोले तो उसके शरीर के 2 टुकड़े नहीं करते। ये गलत बात है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारी बात माने, शाहिद बोला। ये तो अब नवाब अंसारी की किस्मत पर है कि इसके नसीब में कैसी मौत लिखी है। नवाब अंसारी गहरी सांस लेकर कह उठा। डरा रहे हो मुझे? नहीं, समझा रहे हैं। बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी।
माई से वास्ता रखती सारी बात बतानी है तुमने कि माई इस वक्त दुबई में कहाँ पर बैठी है। मेरा मकसद माई को कानून की गिरफ्त में लाना है। इसके लिए मैं तुम्हें आज़ाद भी कर सकता हूँ अगर तुम अपना मुंह खोल दो तो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने मुंह खोला है। नवाब अंसारी मुस्कुरा पड़ा। मुझे लालच दे रहे हो? हाँ, जब चाहोगे तो किसी दूसरे देश में तुम्हें पहुंचा देंगे और इतने नोट भी दे देंगे कि अपना खर्चा चला सको। कहते हुए वानखेड़े ने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। मुझे लालच मत दो, मैं माई के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे? वरुण, वानखेड़े ने मोबाइल पर कहा, हम बाहर आना चाहते हैं, कमरा ऊपर ले आओ। ठीक है, वानखेड़े ने जेब में फ़ोन रखते हुए कहा। हमने तुमसे कई तरह की बातें की हैं, जो भी बात पसंद हो वो ही सोचना। तभी नवाब अंसारी ने अपने शरीर में हल्का सा झटका महसूस किया। फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो लिफ्ट में हो, यानी कि उसे सही कहा गया है कि वो कमरे रूपी लिफ्ट में कैद है। ज़रूरत के वक्त उस कमरे को ऊपर लाया जाता है, वरना वो कमरा शाफ्ट में हवा में लटका रहता है। आधे मिनट बाद ही उसने कमरे रूपी लिफ्ट को रुकने का एहसास किया। वानखेड़े और शाहिद खान दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। सोचना, तुमसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, कहकर उसने दरवाज़ा बंद किया। शाहिद वहां से हटकर फौरन कॉरिडोर में पहुंचा। वहां स्विच बोर्ड के पास उसने सब इंस्पेक्टर वरुण को खड़े पाया। कमरा नीचे भेज, शाहिद ने कहा। वरुण ने स्विच बोर्ड के कोई 2 स्विच दबाए। उसी पल दरवाजे के पास खड़े वानखेड़े ने देखा कि वो कमरा नीचे जाने लगा है। वानखेड़े की निगाह दरवाजे पर टिकी। करीब आधा मिनट लगा और लिफ्ट नुमा कमरा नीचे चला गया और वहां पर वैसा ही कमरा नजर आने लगा जो कि ऊपर से नीचे आया। ये 2 कमरों की लिफ्ट थी। एक कमरा शाफ्ट में जा छिपता था तो दूसरा नजर आने लगता था। दोनों कमरे एक जैसे थे और देखने वाले को कोई शक नहीं हो सकता था। वानखेड़े कॉरिडोर में पहुंचा। शाहिद और वरुण वहां मौजूद थे। चलो, वानखेड़े ने कहा। दोनों वानखेड़े के साथ आगे बढ़ गए। क्या बोलता है कि मुंह नहीं खोलेगा? वरुण बोला। खोलेगा, वानखेड़े ने शांत स्वर में कहा, लेकिन वक्त लेगा। शाहिद, हाँ, दिन में एक बार नवाब अंसारी को खाना देना है। खाने के बर्तन तब उठाए जाएं जब अगला खाना दिया जाए। 24 घंटों में सिर्फ एक बार उसे बाथरूम ले जाना है, समझ गए? हाँ। राघव का फ़ोन बजा। शाम की 4:45 हो रहे थे। हेलो, राघव ने बात की। वानखेड़े हेडक्वार्टर से चलने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ घोर पड़े था। कितनी देर में वो बाहर आएगा? 5, 10 या 15-20 मिनट में कभी भी। वो मेरे ख्याल से पुलिस कार पर ही बाहर निकलेगा। ठीक है, राघव ने कहा और फ़ोन बंद करके एक्स्ट्रा और धर्मा से बोला, वानखेड़े बाहर आने वाला है। हम 2 कारों से उसका पीछा करेंगे और ठीक जगह पाकर उसे घेर लेंगे। धर्मा ने कहा, उसे साथ ले चलना है, तभी आराम से बात हो पाएगी। वानखेड़े जैसे भी माने, उसे तैयार करना है कि नवाब अंसारी को हमारे हवाले कर दे। उसे नवाब अंसारी को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा सख्त स्वर में कह उठा। वानखेड़े जब पुलिस हेडक्वार्टर से निकला तो शाम के 5 बज रहे थे। सड़ी हुई गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्म हवा और धूप जैसे जान ले रही थी। सड़कें भट्टी की तरह तपी हुई थी। वानखेड़े पार्किंग में खड़ी पुलिस कार में बैठा और चल दिया। कुछ दिन से कार का एसी भी खराब चल रहा था और ठीक कराने की फुर्सत न मिली थी। अपनी तरफ का शीशा उसने नीचे गिरा लिया कि गर्म हवा ही सही आती तो रहे। वानखेड़े की आंखों में नींद भरी हुई थी। नवाब अंसारी के लिए जाल बिछाने के लिए वो बीती रात सोया न था। सुबह 5 बजे नवाब अंसारी के तट पर पहुंचने की खबर थी और ये भी पता था कि वो किन किन रास्तों से कहाँ जाएगा। तो सारा वक्त उसने नवाब अंसारी के लिए जाल बिछाने में लगाया और खुश था कि वो कामयाब रहा। नवाब अंसारी पकड़ा गया। अब वानखेड़े घर पर पहुंचकर नींद लेना चाहता था। वानखेड़े का मकसद माई पर हाथ डालना था, परंतु माई इतनी चालाक और शातिर थी कि अपनी परछाई को भी किसी को छूने न देती थी। 5 साल पहले वो मुंबई में मशहूर हुई और अंडरवर्ल्ड में धाक जमा ली। जब उसके खिलाफ पुलिस ने आवाज़ उठाई तो वो बचने के लिए दुबई में जा बैठी और वहीं से अपने धंधों को चलाने लगी। कानून ने माई पर हाथ डालने की बहुत चेष्टा की, परंतु कोई फायदा न हुआ। वो बचती रही। माई की गिरफ्तारी का जिम्मा वानखेड़े पर था। ऊपर से उसे स्पष्ट तौर पर कह दिया गया था कि माई को अगर पकड़ा ना जा सके तो उसे शूट कर दिया जाए।
जबकि वानखेड़े चाहता था कि वो जिंदा ही हाथ लगे। अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था कि माई का और उसका सामना हो सके। उसने माई को तस्वीरों में ही देखा था अब तक, परंतु नवाब अंसारी के हाथ आ जाने के बाद उसे लगने लगा था कि वह माई तक पहुंच जाएगा। लाल बत्ती पर वानखेड़े ने कार रोकी और सिगरेट सुलगाई। तभी उसकी कार के पीछे क्वालिस आकर रुकी। उसमें से आनन फानन में 2 आदमी उतरे और आगे बढ़कर वे वानखेड़े की कार में एक आगे और एक पीछे बैठ गया। वानखेड़े चौंका। ये क्या कर रहे हो? पुलिस कार है ये। वानखेड़े के माथे पर बल पड़े। मालूम है। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर पर नजर पड़ते ही वानखेड़े का चेहरा कठोर हो गया। क्या हो रहा है ये? इस बार वानखेड़े का स्वर सख्त था। हरी बत्ती हो गई है, आगे देखो। वानखेड़े ने कार आगे बढ़ाई। उसने रिवॉल्वर पीछे वाले व्यक्ति को देते हुए कहा, ले, रिवॉल्वर साहब के सिर पर लगा दे। सिर पर लोग देख लेंगे, कमर में लगाना ठीक रहेगा, कहकर उसने वानखेड़े की कमर में रिवॉल्वर लगा दी। क्यों इंस्पेक्टर साहब, लग गई रिवॉल्वर? उसके बगल में बैठे आदमी ने पूछा। मुझे जानते हो? क्यों नहीं इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 6 घंटों से आपके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वानखेड़े संभरा। क्यों? आप जानते हैं क्यों? नवाब अंसारी? सही समझे। किसने भेजा है तुम लोगों को? मूसा ने। बच निकला वो। क्या चाहते हो? मूसा मिलेगा। वानखेड़े का शरीर तन गया। गहरी सांस निकली होठों से। मैं नहीं मिलना चाहता उससे। वो मिलना चाहता है, इसलिए तुम्हें मिलना पड़ेगा। उसने कहा है कि तुम्हें आराम से लाऊं, कोई तकलीफ न दूं। आप तो मूसा के लिए खास बन गए, वरना किसी पुलिस वाले को लाना होता है तो कहता है टांग पकड़कर घसीटते हुए लाओ। वानखेड़े ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मेरी बात का बुरा मत मानना, सच बोलना मेरी आदत है। तुम सच बोलते हो? हाँ, उसने सिर हिलाया। और मूसा? वो तो झूठा और निकम्मा आदमी है, वो कभी भी सच नहीं बोलता। पहले मिले हो उससे? नहीं। मिल लो, फिर उसके बारे में ख्याल जाहिर करना। कमाल का बंदा है मूसा। जवाब नहीं उसका, चुटकी बजाते ही सारे काम कर देता है। माई ने उसे यूं ही इंडिया में अपना मैनेजर नहीं बना रखा, पूरा तोपची है, कहकर वो हंसा। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? उधर रोक, सड़क के किनारे। वानखेड़े ने उसके कहने के मुताबिक कार रोकी। तभी पास आकर क्वालिस रुकी। वानखेड़े की निगाह क्वालिस पर जा टिकी। अपनी है, पीछे आ रही थी, तुमने नहीं देखा? नहीं। तो अब देख लेना, इसमें ही सवार होकर जाना है। चल बाहर निकल, अपना रिवॉल्वर मुझे दे। रिवॉल्वर? पुलिस रिवॉल्वर है ये। चिंता मत कर, तेरे से ज़्यादा अपने पास सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर तेरी वापसी हुई तो मिल जाएगा तेरे को। वानखेड़े ने रिवॉल्वर निकालकर उसे दी। चल निकल। वानखेड़े बाहर निकला। वो दोनों भी निकले। कहाँ ले जाना चाहते? बोला तो मूसा के पास। कौन सी जगह पर? तेरे को जगह का क्या लेना देना, ये वादा है कि मूसा के गले तेरे को लगा देंगे। चल चल। दोनों धकेलते हुए वानखेड़े को क्वालिस के पास ले गए। क्वालिस का पीछे का दरवाजा खुला। चलाने वाले के अलावा वहां एक और व्यक्ति मौजूद था। वानखेड़े को भीतर बिठाया गया। वे दोनों भी बैठे। क्वालिस का दरवाजा बंद हुआ। पुनः सड़क पर दौड़ने लगी। ये क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठा रहे, तेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाल रहे जो तड़पने लगा है। ये सब करने की ज़रूरत क्या है? ये हमारी ज़रूरत है, तेरी नहीं। मूसा ने कहा था ऐसा करने को। मूसा क्या कहेगा, ये तो हमारा रोज़ का काम है। तेरे जैसे बकरों को इस तरह ले जाना, और हमें पता है किसको कैसे ले जाना है। आरडीएक्स की नजरें मिली। ये क्या? अभी अभी उन्होंने 2 आदमियों को वानखेड़े की पुलिस कार में लाल बत्ती पर बैठते देखा था। वे दोनों उस कार से निकले जो पीछे खड़ी है। नया चक्कर है, लगता तो ऐसा ही है। क्या करें? हमें समझना चाहिए कि मामला क्या है। ग्रीन लाइट होते ही वह कार चल पड़ी। आरडीएक्स की दोनों कारें उनके पीछे थी। तभी राघव का फोन बजा। दूसरी तरफ धर्मा था। कोई 2 लोग वानखेड़े की कार में बैठे हैं। देखा है, अभी कुछ नहीं करना, पहले मामला समझो, कहकर राघव ने फोन बंद कर दिया। कुछ आगे जाकर वानखेड़े की कार को सड़क के किनारे रुकते देखा और उन दोनों के साथ वानखेड़े को दूसरी कार में बैठते देखा। वो कार आगे बढ़ गई।
एक्स्ट्रा और राघव की नजरें मिली। वे लोग वानखेड़े को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। राघव बोला, हाँ, मेरे ख्याल से भी माई के आदमी हो सकते हैं। इनकी संख्या 6 से कम नहीं लगती। तुम धर्मा को फोन करो कि वह कुछ न करे। हमें देखना है कि वानखेड़े को कहाँ ले जाते हैं। राघव ने तुरंत फोन निकाला और धर्मा का नंबर मिलाने लगा। उस कार का पीछा करते रहो, देखो वे कहाँ जा रहे हैं। वे जबरदस्ती वानखेड़े को ले गए। माई के आदमी हो सकते हैं। माई नवाब अंसारी को छुड़ाने की कोशिश कर रही होगी। ये तो हमारे लिए फायदे की बात है। धर्मा के स्वर में तीखापन था। नवाब अंसारी खुले में आया तो हमारे मजे हैं। राघव ने जहरीले स्वर में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वे वानखेड़े को तैयार कर लेंगे कि वो नवाब अंसारी को छोड़ दे? कोशिश तो पूरी करेंगे। पुलिस वालों का कोई धर्म नहीं। घोड़पड़ी कहता था कि वानखेड़े पक्का पुलिस वाला है। देखते हैं क्या होता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।